हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में टेस्ट नंबर 5 कवर करेंगे, जिसमें दिल्ली सल्तनत से तुगलक वंश को कवर करेंगे आज। ठीक है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक या फिर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ये चीज़ तो पहले भी डिस्कस हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 1320 ईस्वी में की थी। अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, या फिर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक क्या नाम है ये, तुगलक वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो वहाँ वो आपको स्टेटमेंट दे देगा, या तो यहाँ गड़बड़ कर देगा या फिर इस नाम में कुछ चेंज कर देगा। तो वहाँ आपको उस स्टेटमेंट को करेक्ट करना होगा, या फिर जो भी है मतलब सही बताना या गलत। तो उस टाइम के लिए ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को मारकर तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वाधिक लंबा शासनकाल किस वंश का था? तो इसके लिए आप लोगों को सारे वंशों के कब से कब तक किसने शासन किया था ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर सैयद वंश। सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का ही था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। कितना शासन किया था इसने, कितने वर्षों तक? तो तुगलक वंश के शासकों ने 94 वर्षों तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वाधिक लंबा शासनकाल इसी वंश का है, यानी कि तुगलक वंश का। ओके, नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने किसकी उपाधि धारण की थी? ऑप्शंस हैं गाजी, जिले इलाही, मालिक या फिर खलीफा। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने किसकी उपाधि धारण की थी? आई थिंक आंसर दिख गया है आप लोगों को। गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा यहाँ ये फैक्ट और है, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनाध्यक्ष था। तो इस फैक्ट से अगर क्वेश्चन आया तो ये इस तरीके से आएगा कि वह किसकी सेना का सेनाध्यक्ष था? कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो ये नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सल्तनत काल में नहरें बनाने वाला प्रथम शासक था? तो ऑप्शंस हैं गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज़ तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो सल्तनत काल में नहरें बनाने वाला जो प्रथम शासक था, बात यहाँ पर पहले ही शासक की हो रही है, तो वह था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। सल्तनत काल में नहरें बनाने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कुतुब मीनार के पूर्व में तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज़ तुगलक ने या फिर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने? तो तुगलकाबाद नामक नगर जो था वह बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के पूर्व में तुगलकाबाद नामक नगर बसाया तथा अपनी राजधानी यहाँ पर स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि वहाँ पर तुगलकाबाद में अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो आपको वहाँ ये नाम याद होना चाहिए, गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में जिसने शामिल किया था वह गयासुद्दीन तुगलक ही था। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सेम है इसीलिए मैंने पढ़े नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था, जिसमें प्रथम वारंगल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं। भवन गिरने से, चैगान,
खेलते समय गिरने से जूना खां द्वारा हत्या की गई थी या फिर पानी में डूबने से? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी भवन गिरने से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अपने स्वागत समारोह के दौरान लकड़ी का भवन गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। इस भवन का निर्माण जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की हत्या का कारण मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था? ऑप्शंस हैं बर्नी के अनुसार, अमीर खुसरो के अनुसार, इब्ने बतूता के अनुसार या फिर फिरदौसी के अनुसार। तो ऐसा मानने वाले जो थे यानी कि जिन्होंने ये कारण बताया था वो थे इब्ने बतूता। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इब्ने बतूता के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की हत्या का कारण मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको जौना खां के नाम से भी जाना जाता था? गयासुद्दीन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को, फ़िरोज़ तुगलक को या फिर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को? तो जौना खां के नाम से जिनको जाना जाता था वह मोहम्मद बिन तुगलक थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां के नाम से जाना जाता था या फिर जाना जाता है। यह सल्तनत के सभी सुल्तानों की अपेक्षा सर्वाधिक शिक्षित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का, इल्तुतमिश का, फ़िरोज़ तुगलक का या फिर अलाउद्दीन खिलजी का? तो सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य जो था दिल्ली सल्तनत में वह था मोहम्मद बिन तुगलक का। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। ओके, नेक्स्ट है, किसने मोहम्मद तुगलक को एक निरंकुश शासक, विधर्मी, खूनी व रक्त पिपासु कहा है? ऑप्शंस हैं बर्नी ने, अमीर खुसरो ने, इब्ने बतूता ने या फिर इसामी ने? तो मोहम्मद बिन तुगलक को एक निरंकुश शासक या फिर जितने भी ये आरोप हैं विधर्मी और खूनी, रक्त पिपासु, ये इसामी ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तत्कालीन इतिहासकार इसामी ने मोहम्मद तुगलक को एक निरंकुश शासक, विधर्मी, खूनी व रक्त पिपासु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? दिल्ली में, आगरा में, देवगिरी में या फिर फ़िरोज़ाबाद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था देवगिरी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। 1335 ईस्वी में पुनः इसने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित कर दी। तो प्रश्न वहाँ किसी भी तरीके से बन सकता है, या तो ये कि किसने देवगिरी में दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, तो आपको ये आंसर करना पड़ेगा। कब किया था, मतलब वापस दिल्ली कब ले गए थे, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, फ़िरोज़ तुगलक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो सती प्रथा को रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन होली में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक या फिर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक? तो होली में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक होली में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्ने बतूता भारत कब आया था? 1333 में, 1343 में, 1353 में या फिर 1367 में? तो जो इब्ने बतूता था वह भारत 1333 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इब्ने बतूता मोरक्को का निवासी था, यानी कि अफ्रीका का,
ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 में भारत आया था। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, किसके काल में आया था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 में ये भारत आया था। किसे मोहम्मद तुगलक ने अपना दूत बनाकर चीन भेजा था? बर्नी ने, या फिर एक सेकंड, बर्नी को, अमीर खुसरो को, इब्ने बतूता को, या फिर इसामी को? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत जिसे बनाया था और चीन भेजा था उसको, वह था इब्ने बतूता। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था तथा बाद में अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। तो अगर प्रश्न ये आ जाता है कि दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो आपको ये नाम याद रखना होगा, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता द्वारा लिखित किताब कौन सी है? यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। चशनामा, रिहला, हिंद विवरण, या फिर शाहनामा? तो इब्ने बतूता द्वारा जो लिखी गई है किताब वह है रिहला। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इब्ने बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अपनी ही किताब रिहला में किया है। तो उसमें क्या विवरण दिया है उन्होंने, किससे संबंधित है वो किताब? अपनी यात्रा के विवरण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे का दर्शन किया था? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज़ तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन किया था। तो आपको दूसरा फैक्ट भी एक्सप्लेनेशन में पता चल रहा है। प्रश्न यहाँ से बना है लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा यहाँ पर फैक्ट दिया है। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक ने नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्ने बतूता द्वारा क्या कहलाया गया? टंका, जीतल, दीनार, या फिर अदली? तो उसको कहा गया था दीनार। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक ने नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्ने बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। ये याद रखना किसने जारी किया था। कई बार हम आंसर के चक्कर में जो मेन फैक्ट है उसको ही भूल जाते हैं। इसने अदली नामक कांसे का सिक्का भी जारी करवाया था। इसे कई विद्वानों द्वारा टोकन करेंसी की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो सेकंड वाला फैक्ट है उसको भी याद रखना, अदली से संबंधित प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जिसका आंसर दिख गया आई थिंक, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया था? तो ऑप्शंस हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक, या फिर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। क्या किया था उन्होंने? सबसे पहले सिक्कों पर कलमा खुदवाया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सिक्कों पर कलमा खुदवाया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित नया विभाग जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही किससे संबंधित था? वित्त से, सेना से, कृषि से, या फिर विदेश से? तो यह जो विभाग था या फिर ये जो डिपार्टमेंट था ये कृषि से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि से संबंधित एक नया विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। इसका प्रधान कौन होता था? अमीर ए कोही। तो नाम से ही पता चल रहा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा ये जानना कि कौन होता था इसका प्रधान। वेल आंसर जो है सी है। निम्नलिखित में से किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, फ़िरोज़ तुगलक ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जिसने करवाया था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। सांकेतिक मुद्रा की ये जो व्यवस्था थी ये असफल रही थी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पेचीदा डिज़ाइन नहीं था और ना ही इसके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण था। ठीक है, सो आंसर जो है आपका करेक्ट होगा मोहम्मद बिन तुगलक।
नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा के संदर्भ में किसने कहा था कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया है? बर्नी ने, अमीर खुसरो ने, इब्न बतूता ने या फिर इसामी ने? तो यह कथन कहा था बर्नी ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, बर्नी ने सांकेतिक मुद्रा को देखकर ही कहा था कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया है। नेक्स्ट है राजा को अपनी जनता से तथा जनता को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। यह कथन किसने कहा था या फिर यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में, फिरोज तुगलक के संदर्भ में या फिर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के संदर्भ में? यह कथन कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी जनता से तथा जनता को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली, उसे लोगों से? ओके, तो ऑप्शन है बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता या फिर बदायूनी। ऐसा कहा था बर्नी ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बर्नी ने ऐसा कहा था कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शंस नहीं पढ़ती क्योंकि बहुत सेम है ये ऑप्शंस हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? यह फिरोज तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला थट्टा के निकट तथा दूसरा दिल्ली में। तो कहाँ कहाँ पर हुआ था, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इसमें से, क्वेश्चन में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वह मुसलमान शासक फिरोज तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फिरोज तुगलक द्वारा आरोपित हब ए शर्ब था। क्या था हब ए शर्ब? मकान कर था, चराई कर था, धार्मिक कर था या फिर सिंचाई कर था? तो यह जो टैक्स था वह सिंचाई कर था। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हब ए शर्ब फिरोज तुगलक द्वारा आरोपित, ध्यान रखिएगा कि किसने ये लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था। आरोपित नवीन सिंचाई कर था, जबकि किसानों पर लगे तकावी मतलब होता है ऋण, को फिरोज तुगलक ने माफ़ कर दिया था। तो यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि किसानों पर जो लगा हुआ था तकावी या फिर कर जो भी है, तो उसको किसने माफ़ किया था? तो फिरोज तुगलक ने माफ़ किया था। और उसने क्या लगाया था लोगों पर, ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा? ओके, तो यह फिरोज तुगलक का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के संबंध में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने कितनी नहरों का निर्माण करवाया था? 4, 5, 6, 7? तो उन्होंने 5 नहरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सिंचाई की सुविधा हेतु फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। इन नहरों में उलुग, खानी व रजवाही सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो ये नहरें हैं, 2 नहरों के नाम दे देगा या फिर 3 नहरों के नाम दे देगा। इनका निर्माण किसने करवाया था, आंसर आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किए थे? ये उपाय जिसने किए थे वह थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
फिरोज शाह तुगलक ने 1200 नए फलों के बाग लगवाए तथा फलों की गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित खैराती दवाखाना था? यहाँ ऑप्शंस पर देते हैं, दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दार उल शफा या फिर दीवान ए इस्तेहाक। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित खैराती दवाखाना था? वह दवाखाना था जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है दार उल शफा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिरोज तुगलक ने दार उल शफा की स्थापना की थी जो गरीब रोगियों हेतु खैराती दवाखाना था। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित विभाग दीवान ए खैरात किससे संबंधित था? दान से, सेना से, कृषि से या फिर विदेश से? यह संबंधित था दान से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित एक दान विभाग था। इसके अंतर्गत मुस्लिमों हेतु एक विवाह विभाग भी था, इसी के अंतर्गत था। निम्नलिखित में से किसने एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी? उस रोजगार दफ्तर की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेरोजगार लोगों को रोजगार देने हेतु फिरोज तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक विभाग गुलामों के लिए स्थापित कराया गया था? कौन सा विभाग स्थापित कराया गया था गुलामों के लिए? तो वह विभाग था दीवान ए बंदगान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दीवान ए बंदगान विभाग दासों गुलामों के लिए था जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने करवाई थी। इसमें अर्ज ए बंदगान दासों को भर्ती करने वाला अधिकारी होता था। सेकंड फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि अर्ज ए बंदगान कौन होता था? जो दासों को भर्ती करने वाला अधिकारी होता था उसको कहते थे। निम्नलिखित में से किसके दरबार में दासों की संख्या सबसे ज़्यादा थी या सर्वाधिक थी? दासों की सर्वाधिक संख्या फिरोज शाह तुगलक की शासनकाल या फिर दरबार में थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। फिरोज तुगलक दासों का शौकीन था तथा इसके दरबार में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। शौक में उसने सबसे ज़्यादा दरबारी रखे हुए थे। तुगलक काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ था? यह हुआ था फिरोज तुगलक के काल में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तुगलक काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विस्तार फिरोज तुगलक के काल में हुआ था। फिरोज तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सेकंड फैक्ट जरूर याद रखा करिए क्योंकि पहला तो संबंधित होता है प्रश्न से ही, तो वो तो आपको याद रहने ही वाला है, वो तो नहीं भूलेंगे। बट एक्सप्लेनेशन में और एक्स्ट्रा क्या दिया गया है ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित एक पेंशन विभाग था? ठीक है, तो वह विभाग था दीवान ए इस्तेहाक। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए इस्तेहाक की स्थापना की थी जो कि एक पेंशन विभाग था। निम्नलिखित में से किसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? ओके, ऐसा भी कोई विभाग था अनुवाद विभाग, इसकी स्थापना की तो फिरोज तुगलक ने ही थी, उसी से संबंधित बातें चल रही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किसका शासनकाल मध्यकालीन भारत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल था? ओके, तो यह किसी और का ही नहीं, जिनके बारे में बातें चल रही हैं उन्हीं का है, फिरोज शाह तुगलक का सबसे ज़्यादा भ्रष्ट शासनकाल मध्यकालीन भारत में। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल मध्यकालीन भारत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल था। ये घूसखोरी को स्वयं प्रोत्साहित करता था। ठीक है, और पता भी चल रहा है उनको शौक कुछ ऐसा था कि सबसे ज़्यादा दरबारी रखने का, और कुछ और भी चीज़ें ऐसी शेयर हुई हैं ऊपर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में जौनपुर की स्थापना की गई थी? यानी कि किसकी याद में? या तो करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया है मेरे से। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी। इसी के अंतर्गत उसने अपने भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सही है। फिरोज शाह तुगलक ने किस नाम से सिक्के चलवाए थे? टंका, अधा, बिक,
या फिर अधा और बिक दोनों? ओके, फिरोज शाह तुगलक ने जो सिक्के चलवाए थे वह नाम अधा और भिक दोनों के नाम से थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। फिरोज शाह तुगलक ने अधा एवं भिक नामक सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सम्राट अशोक के कितने स्तंभों को दिल्ली लाया गया था? 1, 2, 3, 4। कितने स्तंभों को लाया गया था? 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सम्राट अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुतबे में दिल्ली सल्तनत के किस शासक का नाम शामिल नहीं किया है? ओके, नहीं किया है ये पूछा गया। यहाँ मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ, डिफरेंट हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुतबे में दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों का नाम शामिल किया है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने अपने खुतबे में शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट है, फुतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? नाम बहुत ज़्यादा ही बढ़िया बढ़िया है इसमें। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। किसकी आत्मकथा है ये? यह आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक की है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फिरोज तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की है। कौन राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? वह शासक फिरोज शाह तुगलक ही था, कोई और नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, फिरोज शाह तुगलक राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। कौन तुगलक वंश का अंतिम शासक था? तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। कब तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था? 1378 में, 1388 में, 1398 में या फिर 1345 में? यह आक्रमण हुआ था 1398 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन में ही 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। ओके, तो ये 48 क्वेश्चन इससे बन रहे थे तुगलक वंश से, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको सब समझ में आए होंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को मालूम ही है, वैसे तो मैं हमेशा बताती हूँ, साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ अगर आप लोगों को जाने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम प्रोवाइड करा देंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।